नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं अंधी गलियां, रूसी कहानी इवान बूनिन। पतझड़ के ठंडे बरसाती मौसम में बरसाती पानी से भरी टूटी व गड्ढों वाली तुलना में शहर की एक बड़ी सड़क के किनारे बनी किसान की एक लंबी सी झोपड़ी के पास कीचड़ में लथपथ अधखुली छतरी वाली एक बग्घी आकर रुकी। बग्घी को काफी साधारण से 3 घोड़े खींच रहे थे, जिनकी पूंछें गंदगी व कीचड़ के कारण उनके शरीर से चिपटी थीं। इस झोपड़ी के एक तरफ सरकारी डाक बंगला व दूसरी तरफ एक अलग साफ सुथरा कमरा था, जिसमें विश्राम किया जा सकता था या रात गुजारी जा सकती थी, अथवा दोपहर का खाना खाया जा सकता था या चाय पी जा सकती थी। कोचवान की गद्दी पर एक हट्टा कट्टा गंभीर गहरे वर्ण वाला आदमी बैठा था, जिसने अपने कोट को पेटी से कसकर बांध रखा था और पुराने जमाने के डाकुओं जैसा लग रहा था। बग्घी में सुडौल सयाना अधेड़ उम्र वाला, काली भौहों व सफेद मूछों और गलमूछों वाला एक सैनिक अधिकारी बैठा था। उसने बड़ी टोपी व उदबिलाव के फर से बने खड़े कॉलर वाला, सम्राट निकोलस के जमाने में प्रचलित मटमैले रंग का ओवरकोट पहना था। उसकी सफेद मूछें उसी रंग के गलमुछों से चिपट गई थी। उसकी ठुड्डी मुड़ी हुई थी और उसका बाहरी रंगरूप अलेक्सांद्र द्वितीय से मिलता जुलता था। इस तरह की वेशभूषा अलेक्सांद्र के शासन काल में सैनिक अधिकारियों के बीच काफी प्रचलित थी। सैनिक अधिकारी के चेहरे से कौतूहल एवं गांभीर्य के साथ थकान भी झलक रही थी। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। जब घोड़े रुके, सैनिक अधिकारी ने पिंडली तक पहने ऊंचे जूतों वाला अपना पैर बग्घी में से बाहर निकाला और श्वेत के दस्तानों वाले हाथों में ओवरकोट के पल्लों को पकड़कर तेजी से झोपड़ी की ड्योढ़ी की ओर बढ़ा। गाड़ीवान अपनी सीट से कर्कश स्वर में चिल्लाया। बाईं तरफ सरकार और सैनिक अधिकारी ने अपने लंबे चौड़े शरीर को देहली पर झुकाते हुए गलियारे में प्रवेश किया और फिर बाईं तरफ कमरे में। कमरा साफ सुथरा व आरामदायक था। बाएं कोने में ईसा मसीह की नई सुनहरी प्रतिमा टंगी थी। प्रतिमा के नीचे साफ भूरे मेजपोश से ढंग की मेज थी। मेज के साथ साफ सुथरी बेंचें लगी थीं। दाएं कोने में कुछ दूरी पर रसोई घर की भट्ठी थी। भट्ठी के पास ही एक चौकी थी। चौकी पर घोड़ों के ऊपर डालने वाला धब्बों वाला कंबल बिछा था। चौकी भट्ठी के निकट थी। भट्ठी से शीसूपा में उबलते बंद गोभी, मांस और तेजपत्ते की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। आगंतुक ने अपना ओवरकोट उतारकर बेंच पर फेंका। उस समय वह अपनी वर्दी और ऊंचे जूतों में और भी छरहरा लग रहा था। उसने अपने दस्ताने व टोपी निकाले और थके हुए भाव से बालों पर अपना पीला कृत हाथ फेरा। उसका सफेद बालों वाला केशविन्यास कनपटियों में आंखों के कोनों तक थोड़ा घुघराला था। उसके काली आंखों वाले सुंदर लंबे चेहरे पर अभी भी कहीं कहीं चेचक के निशान थे। दरवाजे को घोड़ा गलियारे की ओर खींचते हुए तिरस्कारयुक्त स्वर में वह चिल्लाया। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। संवार मालकिन हो या नौकरानी। मालकिन हुजूर, यानी खुद ही कारोबार संभाला है। बिल्कुल ठीक, खुद ही। ऐसा क्यों? विधवा हो क्या, इसलिए खुद कारोबार चलाती हो? विधवा नहीं हूं मालिक, जिंदगी तो किसी तरह काटनी है न, और मुझे घर बार चलाना अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, यह अच्छी बात है। तुम्हारा यह कमरा काफी साफ सुथरा व अच्छा है। औरत सारे समय कौतूहल से आंखें सिकोड़कर उसे देख रही थी। जी हाँ, मुझे सफाई पसंद है, वह औरत बोली। बड़े घरानों में पली बढ़ी हूं। भला सलीके से कैसे नहीं रहूंगी निकोलाई अल्यक्सेविच। उसने एकदम सीधे होकर
आंखें खोली और उसका चेहरा लाल हो गया। नद्येजदा, तू? उसने हड़बड़ी से कहा। हाँ, मैं निकोलाई अलेक्सीयेविच, उसने कहा। बेंच पर बैठते हुए और एकटक उसकी ओर देखते हुए उसने कहा, हे भगवान, हे भगवान, कौन यह सब सोच सकता था? कितने वर्षों से हमने एक दूसरे को नहीं देखा। करीब 35-30। निकोलाई अलेक्सीयेविच, मैं इस समय 48 साल की हूँ और शायद आप 60 के आसपास होंगे। लगभग इतना ही है। भगवान, कितनी अजीब बात है। इसमें क्या अजीब है मालिक? सब कुछ समझती नहीं हो क्या? उसकी थकावट व उदासी लुप्त हो गई थी। वह खड़ा हुआ और फर्श पर नजरें डालते हुए कमरे में चहलकदमी करने लगा। फिर उसने रुककर शर्म के मारे लाल होते हुए कहना शुरू किया, तब से मुझे तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं मालूम। तुम यहाँ कैसे आ पड़ी? अपने मालिक के पास क्यों नहीं रुकी? आपके जाने के बाद मालिक ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। फिर इसके बाद तुम कहाँ रही? यह एक लंबी कहानी है मालिक। कहती हो कि तुमने शादी नहीं की। हाँ, नहीं की। क्यों? इतनी सुंदर होने के बावजूद शादी मैं कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? तुम कहना क्या चाहती हो? इसमें कहने की क्या बात है? शायद आपको याद है कि मैं आपको कितना प्यार करती थी। शर्म के मारे उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह भौहें चढ़ाए हुए पुनः चहलकदमी करने लगा। अब समाप्त हो जाता है मेरी दोस्त। वह बड़बड़ाया, प्यार, यौवन सभी कुछ नगण्य व साधारण सी बातें हैं। समय के साथ सब समाप्त हो जाता है, जैसा कि बाइबिल के पूर्व विधान में कहा गया है। बहते पानी को कैसे याद रखा जा सकता है? जो जिसके भाग्य में है। निकोलाई अलेक्सीयेविच, यौवन सबका समाप्त हो जाता है, लेकिन प्यार की बात दूसरी है। उसने अपनी गर्दन उठाई और खड़े होकर बीमारों जैसी मुस्कुराहट के साथ बोला, जिंदगी भर तो तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती थी। मतलब कर सकती थी। जीवन का जो भी समय बिताया, अकेले बिताया। मैं जानती थी कि आपके लिए कभी का सब कुछ समाप्त हो गया। आपके लिए शायद कुछ हुआ ही न हो और आपको दोषी ठहराने में भी देर हो गई। मगर सच है कि आपने बड़ी निर्दयता से मुझे छोड़ दिया। कई दूसरी बातें भुला भी दी जाए, किंतु केवल अपमान के कारण मैंने कई बार आत्महत्या की सोची। निकोलाई अलेक्सीयेविच, कैसा समय था वह, जब मैं आपको निकोलेंका कहकर पुकारती थी। और आपको याद है न, आप मुझे पुकारते थे। आप मुझे सारे समय घने वृक्षों से अंधकारयुक्त वीथियों के बारे में कविताएं सुनाया करते थे। उसने दुखभरी मुस्कान से कहा, ओह, तू कितनी अच्छी थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, कितनी मादक, कितनी सुंदर, कैसा रूप, कैसी आंखें। याद है कैसे तुमको सब निहारा करते थे। उससे भी ज्यादा बेरहमी से उसने मुझे छोड़ा। मैं बेटे को बहुत प्यार करता था। उसके बड़े होने तक मैंने कई आशाएं उस पर बांध रखी थी, लेकिन वह बदमाश। जब घोड़े आगे निकल गए, वह भौहें चढ़ाकर सोचने लगा, कितनी आकर्षक थी, मनमोहक सौंदर्य। उसने शर्म के मारे अपने आखिरी शब्दों को याद किया। फिर वह भी याद किया कि उसने उसका हाथ चूमा और एकाएक उसे अपनी ही शर्म पर शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या यह सच नहीं है कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे क्षण मुझे दिए? निस्तेज सूरज अस्त हो रहा था। कोचवान सारे वक्त खतरनाक गड्ढों को छोड़ते हुए कम खंदकों वाले रास्ते से घोड़ों को दौड़ाते हुए मन ही मन कुछ सोच रहा था। अंततः उसने गंभीर स्वर में कहा, और वह मालिक, जैसे ही हम वहां से निकले, खिड़की से देख रही थी। लगता है काफी अरसे से उसे जानते हैं क्या? हाँ, काफी अरसे से भाई। काफी बुद्धिमान औरत है। बताते हैं कि दिन प्रतिदिन वह धनी हो रही है, रुपये सूद पर देती है। यह सब कोई माने नहीं रखता। क्यों नहीं? कौन और अच्छी तरह से जीना नहीं चाहता? और यदि ईमानदारी से दिया जाए तो उसमें हर्ज क्या है? बताते हैं वह ईमानदार है, लेकिन सख्त है। रुपये यदि समय से नहीं लौटाया तो अपने को ही दोषी समझो। हाँ हाँ, अपने को ही दोषी मानो। जरा घोड़ों को तेज भगाओ ताकि गाड़ी पकड़ने में हमें देर न हो। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें खाली खेतों पर पड़ रही थी।
घोड़े पानी भरे गड्ढों पर चल रहे थे। वह घोड़ों की उछलती हुई नालों की ओर देख रहा था और अपनी काली भौहें चढ़ाए सोच रहा था। हाँ, अपने को ही दोषी समझो। हाँ, वास्तव में अच्छे क्षण मेरे बुरे, लेकिन सचमुच चमत्कारी। चारों तरफ जंगली लाल गुलाब खिल रहे थे, घनी लंदन वृक्ष की वीथियां। लेकिन हे भगवान, आगे क्या हुआ होता यदि मैंने उसे छोड़ा न होता? कितनी लज्जा की बात! यही नदेजदा सराय की मालकिन न होकर मेरी पत्नी, मेरे पीटर्सबर्ग के घर की मालकिन व मेरे बच्चों की माँ होती। आंखें बंद किए वह सिर हिला रहा था। कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अनुवाद जगदीश प्रसाद डिमरी।